हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नई वीडियो लेक्चर सीरीज जो कि है मात्रा सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन पर, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉस्टिंग। ये इस वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कि एस्टिमेटिंग या प्राकलन क्या होता है। सबसे पहले बात करें हम एस्टिमेटिंग, प्राकलन। एस्टिमेटिंग क्या है? एस्टिमेटिंग एक साइंटिफिक तरीका है जिससे हम किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत का पूर्व अनुमान लगाते हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं एक बिल्डिंग बनाना चाहता हूं और मैं उसकी अनुमानित लागत अगर निकालता हूं तो वो क्या कहलाएगी? एस्टिमेशन कहलाएगी। ठीक है, हम एस्टिमेशन को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लो कि मुझे एक बर्थडे पार्टी प्लान करनी है 50 मेंबर्स की। कितने लोगों के लिए मुझे बर्थडे पार्टी प्लान करनी है? 50% के लिए। ठीक है, अब मुझे क्या पता करना है? मुझे ये पता करना है कि मुझे कितना खर्चा होगा अगर मैं एक 50 लोगों को बर्थडे पार्टी में बुलाऊंगा। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूंगा? किसी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइजर के पास जाऊंगा और उससे बोलूंगा यार मुझे पर पर्सन कितना, एक व्यक्ति का पर पर्सन कितना लगेगा, मतलब खाने का खर्चा कितना होगा। वो मुझे बताता है कि आप सर 200 रुपए का होगा। ठीक है, अब मुझे क्या मिल गया कि एक व्यक्ति के लिए 200 रुपए लगेंगे तो 50 लोगों के लिए कितने लगेंगे? वो हो जाएगा 10,000। ठीक है, अब ये क्या हो गया? मतलब मुझे अप्रोक्सीमेट कॉस्ट होगी जो मुझे लगेगी, है ना। मतलब मुझे कितना 10,000 रुपए खर्चा आएगा अगर 50 लोग आते हैं। पर यह भी हो सकता है कि 5 लोग ज्यादा आ जाए। ठीक है, तो हो सकता है कि जो मेरी एक्चुअल कॉस्ट है वो कितनी हो जाए? वो 11,000 हो जाए। ठीक है, तो एस्टिमेशन क्या है? एस्टिमेशन एक तरीका है जिससे हम किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में पहले से अंदाजा लगाते हैं कि उसकी लागत कितनी होगी। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकलन बोलते हैं। ठीक है? अब हम बात करते हैं एक्चुअल कॉस्ट की, यानी कि वास्तविक लागत की। तो एक्चुअल कॉस्ट और जो हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाली है वो दोनों ही क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक बर्थडे पार्टी में अगर 5 लोग ज्यादा आ गए, मान लो कोई व्यक्ति के साथ अपन ने जितना सोचा था उससे ज्यादा लोग आ गए, तो सीधी सी बात है कि आपको थोड़े पैसे ज्यादा लगेंगे। तो वास्तविक जो लागत होती है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिससे आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाए। तो आप मान के चलिए कि जो वास्तविक लागत है और जो आपकी अनुमानित लागत है वो दोनों क्या है? अलग अलग है। ठीक है, अब बात करते हैं एक अच्छे प्राकलन यानी कि एस्टिमेट को बनाने के लिए आपको कौशल, अनुभव, दूरदर्शिता और अच्छे निर्णय के अलावा निर्माण प्रक्रिया, सामग्री और श्रम की लागत का ज्ञान आवश्यक है। मतलब एक एस्टिमेट को निकालने के लिए आपके पास अनुभव होना चाहिए, मतलब कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से एक बिल्डिंग बनती है। फिर आपको लेबर कॉस्ट पता होना चाहिए और आपको निर्माण मतलब मटेरियल कॉस्ट जो है वो पता होना चाहिए किसी भी एस्टिमेट को बनाने के लिए। एक अच्छा एस्टिमेट कैसे कहलाएगा? एक अच्छा एस्टिमेट कैसे कहलाएगा कि उसका जो वास्तविक लागत है और जो अनुमानित लागत है उसके 5 से 10% से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बशर्ते कोई असामान्य अप्रत्याशित परिस्थिति ना हो। मतलब कि हो सकता है कि कोई अनफोर्सिन रीजन के कारण आपके कॉस्ट बढ़ जाए। मान लो कि कुछ वेदर प्रॉब्लम हो गई या कुछ डिजास्टर हो गया, इससे हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट में कॉस्ट में ज्यादा अंतर आ जाए। यानी कि आपको मान लो आपका प्रोजेक्ट डिले हो गया किसी और कारण से। तो ये सब कारण के अगर ये कारण के अलावा अगर आपका एस्टिमेट 5 से 10% से अधिक नहीं जाता है एक्चुअल कॉस्ट के, तो आपका एक एस्टिमेट अच्छा कहलाया जाएगा। अब हम देखते हैं कि एक एस्टिमेट क्यों जरूरी है। एक एस्टिमेट क्यों जरूरी है? सबसे पहले अगर देखें तो प्राकलन हमको क्या देता है? एक प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत देता है। ठीक है, अब जैसे मैंने बात करी एक बर्थडे पार्टी की,
मान लो कि बर्थडे पार्टी जो अब 10,000 रुपये जिसकी कॉस्ट आई थी वो मुझे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, मतलब मैं इतना खर्च नहीं कर सकता। तो मुझे क्या पता लगता है एस्टिमेट से कि मैं खर्चा कर पाऊंगा कि नहीं, मतलब वो मेरे लिए फिजिबल है कि नहीं है, ठीक है, मतलब मैं बर्थडे पार्टी दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, मेरा बजट है कि नहीं। तो जो प्राक्कलन है वो क्या करता है, प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत का पता करता है, जिससे हम प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं, मतलब किसी प्रोजेक्ट की व्यवहारिकता क्या कर सके, डिसाइड कर सके, ठीक है। फिर बात करते हैं प्राक्कलन से हमें कंट्रोल मटेरियल जैसे सीमेंट स्टील की अनुमानित क्वांटिटी पता करने में मदद करता है, जिससे हम कंट्रोलिंग अथॉरिटी से डिमांड कर सकें। अब इसका मतलब ये है कि मान लो कि मैंने एक एस्टीमेट बनाया, ठीक है, एस्टीमेट बनाया, उसमें मुझे पता लगा कि इतनी सीमेंट और इतना स्टील लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी मतलब मेरे जो सुपीरियर होंगे, मतलब मेरे जो अधिकारी होंगे, मैं उनको डिमांड करूंगा कि इस प्रोजेक्ट के लिए इतनी सीमेंट और इतनी स्टील चाहिए। अगर कोई मान लो आप किसी कंपनी में हो, ठीक है, तो आपको एस्टिमेट से क्या पता लगेगा, क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट आइटम्स जैसे कि सीमेंट स्टील, ठीक है, जिससे कि आप उस साइट पर क्या कर सको, उस मटेरियल की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित कर सको। अगर आप एज ए सब इंजीनियर कहीं जाओगे, मतलब किसी भी कंपनी में काम करोगे, तो सबसे पहले अगर आपको जो काम मिलेगा वो यही होगा कि कितना सामान उस प्रोजेक्ट पे, मतलब उस साइट पर चाहिए, मतलब कितनी सीमेंट चाहिए, कितनी सैंड चाहिए, ठीक है, कितनी एग्रीगेट चाहिए। ये सबसे पहला काम होता है एक सब इंजीनियर का, जैसे ही वो साइट पर जाता है कि वो पता लगाए कि एस्टिमेट में कितनी क्वांटिटी आएगी, ठीक है। तो हमें प्राक्कलन क्या मदद करता है, कंट्रोल्ड मटेरियल के बारे में पता करने की, मतलब क्वांटिटी पता करने में मदद करता है। तीसरा इसका में है टेंडर डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। अब मान लो कि आप एक वर्क डिपार्टमेंट हो, जैसे पीडब्ल्यूडी हो या इरिगेशन डिपार्टमेंट में हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, मान लो आपको किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम देना है, तो उसके लिए क्या बनाना पड़ता है, टेंडर डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। आपने इसको देखा होगा, अपने न्यूज़पेपर में आता है। तो टेंडर डॉक्यूमेंट के लिए हमको प्राक्कलन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्यों पड़ती है प्राक्कलन की जरूरत, सीधी सी बात है कि जब तक हमको पता नहीं चलेगा कितनी कॉस्ट है, हम कैसे दे देंगे किसी को सामने वाले को काम, ठीक है, ठीक है। और जो ठेकेदार जब काम करेगा तो उस पर हम कंट्रोल कर सके, चेक कर सके कि वो काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए हमको प्राक्कलन की जरूरत पड़ती है। अब हम क्या करते हैं एस्टिमेट से, डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क, मतलब कि अलग अलग जो आइटम है, एक मान लो कि एक बिल्डिंग है, उसमें कौन कौन से आइटम हो सकते हैं, उसमें एक्सकवेशन हो सकता है, मतलब एक बिल्डिंग से पहले आप क्या करोगे, आप एक एक्सकवेशन करोगे, मतलब गड्ढा खोदोगे, फिर पीसीसी करोगे, उसके बाद आप आरसीसी करोगे, फुटिंग करोगे, ठीक है। तो ये क्या है, अलग अलग आइटम है, ठीक है। इससे हमको क्या पता लगता है एक एस्टिमेट से कि कितना आइटम यानी कि कितने काम हमको करना है किसी प्रोजेक्ट में। इससे हमें क्या पता लगेगा, इससे हमें पता लगेगा कि हमको कहाँ कहाँ पर कितना कितना सामान रखना है और कितना समय देना है। इससे हम किसी प्रोजेक्ट के टाइम के बारे में, मतलब कितना कंस्ट्रक्शन टाइम लगेगा, ठीक है, ये हम एक एस्टिमेट से पता कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट में साइट की कंडीशन क्या प्रभाव डालती, मतलब कि कॉस्ट में, प्रोजेक्ट की कॉस्ट में क्या प्रभाव डालती है साइट कंडीशंस, ठीक है। सबसे पहला प्रभाव जो होता है वो है लेबर और लेबर आउटपुट का। मान लो कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें अलग अलग जगह पर काम करना है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि साइट ए या साइट बी पर जो लेबर है उन दोनों का, एक तो उनकी क्वालिटी और उनका आउटपुट, क्वालिटी और उनका आउटपुट, मतलब उनकी कार्य करने की क्षमता वो सेम हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपकी कॉस्ट पे असर आता है। मान लो कि एक जगह लेबर महंगी है, एक जगह पर लेबर सस्ती है, सीधी सी बात है कि आपको लेबर की कॉस्ट कितनी पड़ रही है उस साइट पर पता होना चाहिए, और ये आपके बिल्डिंग के, मतलब प्रोजेक्ट के ओवरऑल कॉस्ट में असर डालती है, ठीक है। फिर अगला है आपका वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन सीधी सी बात है, मान लो कि वेदर बहुत ज़्यादा खराब है, तो आपको बिना वजह का डिले होगा प्रोजेक्ट में, और बिना वजह के डिले से क्या होगा, आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी। तो इस तरीके से वेदर भी अफेक्ट करता है।
अब जैसे जमीन की स्थिति के साथ निर्माण की विधि बदलती है। उदाहरण के लिए जमीन सूखी, गीली, कठोर, नरम या उथली या गहरी हो सकती है, जिसमें विभिन्न प्रयासों की आवश्यकता होती है। अब इसमें मतलब ये है कि आप जैसे मिट्टी है, अगर वो सूखी है तो उसको खुदाई करना का प्रक्रिया अलग है, और वो अगर गीली हो गई है तो उसमें आपको जो प्रक्रिया होगी वो अलग होगी। या वो हार्ड आ गई है जमीन के अंदर, आपने स्टार्ट किया खोदना, फिर हार्ड मटेरियल आ गया, हार्ड रॉक आ गई, तो उसका जो उसको जो एक्सकवेट करने का तरीका है वो अलग है। तो इससे क्या होता है कि साइट कंडीशन आपके कॉस्ट पे बहुत असर डालती है। अगला है आपका मटेरियल की उपलब्धता। ठीक है, मान लो कि आपकी साइट है, साइट पर आपको, जैसे ये ए साइट है, ठीक है, ये साइट, इस पे जो मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है, एक क्वारी से आ रहा है, मतलब एक खदान से आ रहा है, जो कि इस साइट के तो पास है लेकिन इस साइट से दूर है। तो क्या होगा कि यहाँ पर इस जगह पर साइट पर ए पर आपको जो कॉस्ट है किसकी, मटेरियल की, वो कम रहेगी, और साइट बी पर ज्यादा रहेगी क्योंकि उस पर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, सब इसके फैक्टर्स हैं। निर्माण मशीन की उपलब्धता भी निर्माण की विधि को प्रभावित करती है। अब ये कैसे, हम कैसे, मान लो कि एक जगह पर हमारे पास पॉकलैंड मशीन है और एक जगह पर नहीं है, तो सीधी सी बात है कि हमको जो इंस्ट्रूमेंट है अगर वहां पर नहीं है तो हमको टाइम ज़्यादा लगेगा, हो सकता है कॉस्ट भी ज़्यादा लगे, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए मशीनरी की उपलब्धता भी जो है साइट की मतलब ओवरऑल कॉस्ट पर इफेक्ट करती है। साइट तक अप्रोच उचित होना चाहिए। यदि अप्रोच खराब हो तो अस्थायी सड़क का निर्माण किया जा सकता है। अब मान लो कि हमको एक डैम बनाना है, तो डैम हमेशा हम ऐसी जगह बनाते हैं जहां पर हो सकता है कि हमें अप्रोच रोड ना हो, हमको वहां पैदल चल के जाना पड़े, ठीक है, या फिर रोड कंस्ट्रक्ट करना पड़े उस तक पहुंचने के लिए। तो ये सब चीजें, अप्रोच भी, मतलब कि उस तक पहुंचने का रोड भी आपके कॉस्ट में असर डालता है। जैसे मान लो कि वो अच्छे रोड से बहुत दूर है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का ज़्यादा लगेगा क्योंकि मटेरियल ले जाने आने में असुविधा होगी। तो ये सब क्या है, कंडीशंस हैं जो आपके कॉस्ट को असर डालती है। अब हम देखते हैं एक एस्टिमेटर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर सके। पहला तो कि उसको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क वो कर रहा है उसको पता होना चाहिए कौन कौन सी मटेरियल, कौन कौन सी प्रोसेस लगेगी इस कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, दूसरा है उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए कंस्ट्रक्शन वर्क का, उस चीज में वो काम, जिस चीज का वो एस्टिमेट बनाना चाह रहा है उस चीज में उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो उसका एस्टिमेट सही से निकाल लेगा। एस्टिमेशन देखा जाए तो एक बहुत मुश्किल काम है किसी नए व्यक्ति के लिए जब तक उसके पास एक्सपीरियंस ना हो, क्योंकि आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि आपको किस चीज का खर्चा आ जाएगा आगे जाके, या कौन सी प्रॉब्लम में आप फंस जाओगे। हैविंग, अब अगली चीज, कितना मटेरियल उसको रिक्वायर्ड है, ठीक है, मशीनरी क्या क्या लगेंगी, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और हर तरह की कॉस्ट के बारे में उसको, मतलब हर तरह के, मतलब क्या क्या खर्चा होगा उसको पता होना चाहिए। उसको हर जगह की जानकारी होना चाहिए, किस तरीके का काम है, कौन करेगा, ये सब चीजें उसको, मतलब कैसी लेबर इस काम के लिए रिक्वायर्ड है, ये सब उसको पता होना चाहिए। फिर अगला है कि वो एस्टिमेट बनाए तो एक सही मेथड का इस्तेमाल करे, ठीक है, तो ये भी एक उसकी एसेंशियल क्वालिटी है। फिर वो केयरफुल हो, ठीक है, हार्ड वर्किंग हो और एक्यूरेट हो। ठीक, फिर अगला है एबिलिटी टू कलेक्ट, मतलब वो डेटा को अच्छे से कलेक्ट करे, क्लासीफाई करे, और फिर उससे पता करे कि मेरे को क्या जरूरत है जिससे कि मैं एस्टिमेट निकाल सकूं। फिर वो पहले से विजुलाइज कर सके कि मुझे इस काम में कौन कौन से कार्य करना है, मतलब इस वर्क में मुझे, यानी कि इस प्रोजेक्ट में मुझे कौन कौन सी प्रोसेस का विजुलाइज कर सके, मतलब वो देख सके कि मुझे ये काम इसमें करना है, और उससे एस्टिमेट निकालने में उसको आसानी होगी। तो ये क्या है, इसकी गुड क्वालिटीज है। अब एक साइट पर जाने के बाद एक एस्टिमेटर को क्या क्या डेटा कलेक्ट करना चाहिए, जैसे कि उसको पहले पता करना चाहिए कि कहाँ पर बिल्डिंग बनेगी, फिर सॉइल के टाइप क्या है, क्योंकि सॉइल हमेशा, जैसे मान लो कि सॉइल अगर सॉफ्ट सॉइल है तो उसमें फाउंडेशन हैवी देना पड़ेगा, ठीक है, तो ये सब इफेक्ट करती है कॉस्ट पर। फिर वो एक अच्छा सा डायग्राम स्केच बनाए जिसमें सारी डिटेल हो, ठीक है, फिर लाइट की, पावर की, वाटर का कनेक्शन है कि नहीं वहाँ पर, क्योंकि इनमें भी खर्चा लगेगा। अगर मान लो कि वहाँ पर वाटर की सप्लाई नहीं है या पावर नहीं है
तो क्या होगा, आपको अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल है क्या वहाँ पर, ठीक है, मतलब कि अगर आप कुछ ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो उसके लिए बैंकिंग फैसिलिटीज है कि नहीं वहाँ पर इतनी। फिर साइट की कंडीशन कैसी, मतलब रोड की कंडीशन कैसी है, जहाँ रेलवे यार्ड या फिर मटेरियल डीलर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि आपको जब काम करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मटेरियल तो लेके आना पड़ेगा साइट पे, तो उसकी व्यवस्था कैसे होगी ये देखना चाहिए। फिर और जो वर्कमैन है, वहाँ का जो लेबर है, उसकी कैसी इफिशियंसी, इसके बारे में भी उसको पता करना चाहिए। तो ये एक क्वालिटी है, मतलब एक गुड एस्टिमेटर की क्वालिटी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हम कल पढ़ेंगे कि कौन कौन से तरह के एस्टिमेट होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिमेट होते हैं, ठीक है।